नमस्कार दोस्तों। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी जी की कहानी संधि पत्र। किसी जासूस कुत्ते की तरह वातावरण को सूंघते हुए ही बालक राम ने घर में प्रवेश किया। पाया कि सुबह दफ्तर जाते समय जो सामान छोड़ गया था वह अब भी बरकरार है। कुछ क्षण बैठक में खड़ा खड़ा वह परिस्थिति का जायजा लेता रहा, लेकिन किसी वन मैन कमीशन की तरह उसके सारे निर्णय एकागी होकर रह गए। और फिर पति और केवल एक पति की हैसियत से उषा की मम्मी को आवाज़ देता हुआ वह रसोई घर में घुस गया। रसोई में सिर्फ उषा थी, गीले कोयलों से और स्टोव के पंप से जूझ रही थी। चौकस दृष्टि से इधर उधर देखते हुए बालक राम ने पूछा, बेटे तेरी मम्मी कहाँ है? कीर्तन में गई है। उसके मिश्री घुले स्वर को व्यर्थ करता हुआ एक सपाट सा उत्तर आया। इस स्वागत भाषण के बाद चाय के लिए कहने का उत्साह नहीं रह गया था, पर उसने लक्ष्य किया कि उषा ने स्टोव पर से सब्जी उतारकर चाय का पानी चढ़ा दिया है। वह निश्चिंत हो मुंह हाथ धोने चला गया। ठंडे पानी के छींटों से अपने को तरोताजा करके वह आराम कुर्सी पर लेटा ही था कि चाय आ गई। साथ में बिस्किट भी थे। सारी सामग्री तिपाही पर रखकर उषा उल्टे पैरों रसोई में लौट गई। बात करना तो दूर, उसने पिता की ओर देखा तक नहीं। उसका व्यवहार उन कर्मचारियों का सा था जिनकी सहानुभूति तो विरोधी दल के साथ होती है, पर जिन्हें विवश होकर सरकार के साथ सहयोग करना पड़ता है। क्षण भर को वह गुस्से से जल भून गया, पर चाय के दो घूंट पेट में जाते ही उसका आक्रोश ठंडा पड़ने लगा और उसका स्थान वात्सल्य ने ले लिया। बेचारी उषा कुल जमा 12 साल की तो है। जब जब उसकी माँ सत्याग्रह ठान लेती है, घर द्वार का सारा भार इसी के नाजुक कंधों पर आ पड़ता है। लड़की है, इसीलिए अपनी माँ पर उसकी ममता स्वाभाविक है। तभी तो अपनी दुरावस्था के लिए वह पिता को दोषी ठहराकर मौन विद्रोह ठान लेती है। तो इसमें गलत क्या है? इस उदात्त भावभूमि पर पहुंचते ही बालकराम के लिए आराम से बैठकर अखबार पढ़ना कठिन हो गया। सफाई कामगारों की हड़ताल के दिनों में वह कई मंत्रियों को झाड़ू लगाते देख चुका था। उसी आवेश में वह रसोई में पहुंचा और आटा सानती उषा से बोला, चल आ, दोनों मिलकर फुलके सेकते हैं। तू बेल बेल कर देती जा, मैं यहाँ बैठे बैठे सेक दूंगा। उषा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। दूसरे ही क्षण उन विस्मय भरी आंखों में ममता उतर आई। रहने दीजिए ना पापा, अभी तो दफ्तर से लौटे हैं और फुलके हैं ही कितने, अभी बना लूंगी। बालकराम को लगा जैसे दर्जनों फोटोग्राफरों ने उस स्वर्णीय क्षण को कैमरे में कैद कर लिया है। उसके बाद वहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं था। वह पुनः बैठक के कमरे में आकर आराम कुर्सी में धंस गया। थोड़ी देर बाद उषा आकर एक शरबत भरा गिलास उसे थमा गई। इस आयाचित सदाशयता पर वह गदगद हो उठा। उसके मुंह से निकल पड़ा, नारी तुम केवल ममता हो, आंचल में है। धत तेरे की, कुछ भी तो ढंग से याद नहीं आता। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में ऐसी ऐसी 100 कविताएं वह एक सांस में सुना सकता था। अब तो सब कुछ भूल गया है। सारी कविताएं दफ्तर की फाइलों ने सोख ली है। रही सही कसर घर में पूरी हो जाती है। घर, इसे घर कहेगा कोई? दफ्तर से थके हारे लौट रहे हैं और पता चलता है बच्चों की मम्मी कीर्तनों में गई हुई हैं। कल को कोई उसे गृह मंत्री बना दे तो वह सबसे पहला काम इन सायंकालीन कीर्तनों पर प्रतिबंध लगाने का ही करेगा। अरे, ये कोई वक्त है घर से बाहर रहने का? वैसे वह खूब जानता है कि पत्नी की विद्रोही आत्मा ने किसी भी प्रतिबंध को कभी घास नहीं डाली है। कीर्तन ना रहेंगे तो वह बाजार निकल जाएगी। उसकी तुलना में कीर्तन कम से कम निरापद तो है। आरती की थाली में 10 पैसे डालने से काम चल जाता है। पिछली बार यह सत्संग पूरे 5 दिन चला था। इस बार अभी तो सिर्फ दूसरा ही दिन है। इतनी सावधानी बरतता है बालकराम, फिर भी हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ उपद्रव हो ही जाता है। इस बार क्या हुआ था? हाँ,
कल सुबह कस्बे से भाई साहब की चिट्ठी आई थी। मकान की मरम्मत के लिए रुपये भेजने के लिए लिखा था। उसका बस चलता तो वह इस पत्र की बात घर में उठाता ही नहीं, परंतु मजबूर था। हर पत्र की तरह यह पत्र भी सेंसर होकर उसके हाथ में पहुंचा था। वैसे भी बजट की स्वीकृति के लिए सदन की आवश्यक बैठक तो बुलानी ही थी, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले ही फरमान जारी हो गया कि मकान की मरम्मत बाद में होगी। पहले यह तय हो जाना चाहिए कि किसके पास कौन सा हिस्सा रहेगा। जब जैसा समझेंगे, जितना समझेंगे खर्च करेंगे। यहाँ रुपये फलते नहीं हैं। यह सुनकर सन्न रह गया बालक राम। कई दिनों से उसे अनुभव हो रहा था कि भीतर ही भीतर कुछ सुलग रहा है। यह भी वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस साजिश में विदेशी शक्तियों का हाथ है, पर बात इतनी जल्दी उभर कर सामने आ जाएगी, यह नहीं सोचा था। वैसे भाई साहब का यूं हर बार पैसे मंगाना उसे भी अखरता था। उन्हें सिर्फ उसका 4 आंकड़ों वाला वेतन मालूम था। शहर के खर्चे की उन्हें कल्पना नहीं थी, या फिर वे जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते थे। फिर भी वे बड़े भाई थे। उनसे हिस्सा मांगना, बंटवारे की बात करना कैसा लगेगा, और ख़ासकर तब जबकि अभी अम्मा बैठी हैं। चतुर बहुओं ने उनका बंटवारा पहले ही कर दिया है। बेचारी हर 6 महीने बाद राजधानी बदलती है। उसने पत्नी की बात चुपचाप सुन ली, न विरोध ही किया, न कोई आश्वासन ही दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि उनके मुंह से बच्चों की नानी ही बोल रही है और उनसे बहस करना पत्थर पर सर फोड़ना है। उसका रवैया देखकर पत्नी ने भी अपना पैतरा बदल दिया। हर बार की तरह तर्जन उठापटक कुछ नहीं किया, बस मौन व्रत और अनशन, दो हथियार उसने उठा लिए। अब हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। साल के 365 दिन भी कोई व्रत रखना चाहे तो रख सकता है। जो विरोध करे वही पाप का भागी बने। पर बालक राम जानता है कि इस बार का व्रत परलोक साधन के लिए नहीं है, इसी लोक में बेहतर व्यवस्था की मांग करता है। इसीलिए वह उद्विग्न था। फिर भी किसी दृढ़ प्रतिज्ञ शासक की तरह उसने ऊपर से उदासीनता ओढ़ ली थी। आंदोलनों के इस युग में इतनी मजबूती तो आवश्यक ही है। अभी 4 दिन पहले ही तो अम्मा ने अपना 3 दिवसीय अनशन तोड़ा है। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी बहू को आमलेट बनाते देख लिया था और घर में जैसे भूचाल आ गया था। इतने दिनों लुक छिप कर चलने वाला कांड एकदम उजागर हो गया था और अम्मा एकदम फट पड़ी थी। उन्होंने बहू से गंगा जली उठाने को कहा था कि घर में अब ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पकेगी। पर एक बार रहस्य का पर्दा उठने के बाद बहू भी निर्द्वंद हो गई थी। साफ कह दिया कि आप जो अभी बरसों छाती पर मूंग दलती रहेंगी, फिर बच्चे कब तक जरा जरा सी चीज़ों के लिए तरसते रहेंगे। बेचारी अम्मा 3 दिन तक खट पाटी लेकर पड़ी रही और बालक राम की कर्तव्य विमूढ़ होकर सारा तमाशा देखता रहा। अम्मा उसके लिए परम श्रद्धेय थी, पर आमलेट भी उतना ही प्रिय था। किसका पक्ष ले, किसे छोड़ दे, इसी उधेड़ बुन में 3 दिन निकल गए। फिर चौथे दिन चुन्नू मुन्नू के अनुरोध पर अम्मा ने खाना खा लिया था और बालक राम ने चैन की सांस ली थी। काश चुन्नू मुन्नू अपनी मम्मी को भी मना सकते। इस समय तक खेल के मैदान से छुटी चुन्नू मुन्नू की रेल घर में दाखिल हो चुकी थी और सारा घर शोर शराबे में डूब गया था। बच्चे खाने के लिए मचल रहे थे और उषा चीख पुकार में अपनी मम्मी को मात कर रही थी। उसका व्यवहार किसी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह जिम्मेदारी से हीन और एहसान जगाने वाला था। आखिरकार बालक राम को स्वयं भीतर पहुंचकर शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। जब तक उषा बच्चों का खाना लगाती रही, वह खुद अपने हाथों से अम्मा की थाली परसकर कमरे में दे आया। अम्मा का बहुत मन था बेटे को पास बिठाकर सुख दुख की 2 बातें कर लेने का, पर बालक राम क्षण भर भी वहाँ नहीं रुका। बच्चों की मम्मी किसी भी क्षण लौट सकती थी।
वे नाव भी लौटती तो भी उनकी गुप्तचर संस्था बहुत कार्यक्षम थी। इन गर्दिश के दिनों में अम्मा के पास बैठकर गप्प लड़ाना भी संदेहजनक स्थितियों को ही जन्म देता। वातावरण का तनाव इससे और बढ़ने की संभावना थी, इसलिए वह बाहर आकर चुपचाप बच्चों के पास बैठ गया। बच्चे शराफत से बिना किसी मीन में के खाना खा रहे थे। उनका अनुशासन देखकर वह खुश हुआ। उषा ने उसकी भी थाली लगा दी थी। भूख गायब हो चुकी थी। फिर भी कुछ मोराल बनाने के लिए उसने कहा, आजा उषा, तू भी हम लोगों के साथ ही खा ले। शाम से खट रही है, भूख नहीं लगी क्या अभी? उषा ने भी चुपचाप अपनी थाली लगा ली। मुश्किल से एक कौर गया होगा मुंह में और फपक कर रो पड़ी। मम्मी के मुंह में कल से एक बूंद पानी भी नहीं गया है। आंसुओं से भीगा उषा का मुंह बड़ा प्यारा लग रहा था, पर उसकी दलील ऐसी थी जैसे घर पर जबरदस्ती आपातकाल लाद दिया गया है। गुस्से में दांत पीसते हुए वह बोला, अगर कोई अपनी मर्जी से भूखा रह जाए तो उसका क्या उपाय है? क्या घर में खाने को नहीं है? लेकिन उन्हें तो साल में 12 महीने, महीने के 30 दिन व्रत करना है, तो उसका कोई क्या करे? जैसे सारा पुण्य ये ही लूट लेंगी। बड़े आवेश से शुरू की थी बात, पर उसके अपने ही कानों में वह बड़ी खोखली लगी। बच्चों की आंखों में अविश्वास, अनास्था और संदेह के मिले जुले भाव उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। खाने का नाटक फिर आगे न बढ़ सका। बैठक के कमरे में आकर उसने सिगरेट जलाई और रेडियो खोल दिया। चांद तारों से लदा कोई फिल्मी गीत आ रहा था। खींच कर उसने रेडियो का कान उमेड़ दिया। कमबख्त घड़ी को घड़ी भी नहीं देखता। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने आसान्वित होकर बाहर झांका। मैले कुचेले कपड़ों में लिपटी एक भिखारिन खड़ी थी। भूखे को रोटी दो बाबू, 3 दिनों से भूखी हूँ, उसने पिचका हुआ पेट दिखाकर घिघियाते हुए कहा। मन हुआ पूछ ले, तू भी घर से लड़कर आई है क्या? पर अपने ही प्रश्न पर वह हंस पड़ा। बेचारी, भूख तो इसकी मजबूरी है, हथियार नहीं। अचानक उसका मन किसी कम्युनिस्ट नेता की तरह विचारवेद हो उठा था। दूसरे जो भूखे रहते हैं, फिर भूखा रहने वालों की भी 2 किस्में हैं। एक जो तभी तेल जलने की गंध ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। मुन्नू रसोई में पड़ा चीख रहा था, पापा दूध, पापा दूध। कमबख्त खड़े खड़े हाथ नचा रहा था, पर यह नहीं कि उतार ले। बालक राम ने दौड़कर फुर्ती से दूध उतारा, पर यह फुर्ती बहुत महंगी पड़ी। 2-4 बूंदें हाथ पर तो छलक पड़ी और स्टील की पतीली फफोले दे गई सो अलग। दूध उतारने के बाद देखा सणसी वहीं पास में पड़ी है। पस्त होकर बैठ गया बालक राम। क्या संधि पत्र लिखना ही होगा? नहीं तो इस अराजकता का अंत कहाँ है? संधि की शर्तें बहुत अपमानजनक है, पर उपाय क्या है? मंदिर में आरती का घंटा नाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बस आरती के बाद ही बच्चों की मम्मी घर लौट आएंगी। इसके बाद तो मंदिर में रुकने का कोई प्रावधान ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों के सम्मिलित कंठ स्वर में उसने एक स्वर अपना भी मिला दिया। प्रभु के इस पावन जयघोष के साथ ही जैसे उसकी चेतना के कपाट खुल गए। आत्मबोध जागृत हो उठा। चुन्नू, उसने आवाज़ दी, जरा टार्च लेकर मंदिर तक चला जा बेटे। पूरी सड़क नल के गड्ढों से पटी पड़ी है और आज शायद स्ट्रीट लाइट भी गोल है। फिर उसने मुन्नू को 10 का नोट पकड़ाते हुए कहा, दौड़कर मगनलाल के यहाँ से पाव भर रबड़ी और मलाई के लड्डू ले आ, और देख मेरा नाम बताकर लाना, ऐसी वैसी चीज ना पकड़ा दे कहीं। फिर उसने उषा को उसकी नकली नींद से जगाया और दुलार भरे स्वर में आदेश दिया, बेटे स्टोव जलाकर 2 कप चाय तो बना लो झटपट। 4 घंटे से कीर्तन सुनते सुनते मेरा भी सर चढ़ गया है। तेरी मम्मी का तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। वह जानता था कि वह परंपरा तोड़ रहा है। नियम तो संतरे या नींबू के रस का है।
चाय या रबड़ी का नहीं, पर वह क्या करे? नींबू के रस का गिलास क्या उसके मनोभावों को ठीक से अभिव्यक्त कर सकता था? रसोई से आती स्टोव की मधुर घरघराहट को सुनकर उसने चैन की सांस ली और इत्मीनान से बड़े भाई साहब को पत्र लिखने बैठ गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।